सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था बहुत समय से, मैंने एक वीडियो बनाई थी HPPSC पे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट्स है वो कभी भी आ सकती है और उसका क्या पूरा एक प्रोसीजर रहने वाला है शुरू से लेकर एंड तक। कितने पेपर होने वाले, क्या उसका फॉर्म, क्या उसका पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या आपका जो शॉर्ट लिस्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा, पूरा A to Z प्रोसीजर मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो में जो बातें रह गई थी जो अब अपडेट हो गई है, जो क्योंकि एडवर्टीजमेंट आ चुकी है हमारी, ठीक है, और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, अगले ही महीने होने वाला है। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है कि जुलाई के 3rd वीक में ये एग्जाम को करवा देंगे। तो आपके पास हार्डली 1 महीना है। ठीक है, 1 महीने से ज्यादा समय नहीं है आपके पास, तो बहुत जल्दी में ही इन्होंने सब कुछ किया है और हमें भी बहुत जल्दी ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो चीजें उसमें रह गई थी वो इसमें कवर करूंगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत बारीक चीजें आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने से पहले ये पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, क्वेश्चन वही पूछते हैं जिनके आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिए होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरी देखना। ठीक है जी, तो एडवर्टीजमेंट आ चुकी है 23 सब्जेक्ट्स में। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिमाचल प्रदेश, HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2026। ठीक है जी, 23 सब्जेक्ट में, 23 सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट्स आई है। मैं एक बार आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम और उसके कितनी सीट्स हैं वो आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूजिक वोकल की। तो म्यूजिक वोकल की आई है 4 सीट्स, 4 पोस्ट्स। एंड उसके बाद है आपका डांस में है 2 पोस्ट। उसके बाद है आपका केमिस्ट्री में है 34, और फिर फिजिक्स में है 25, तबला में है 2, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए, और डांस में भी अनरिजर्व्ड के लिए ही थी। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF भेज दूंगा। ये पूरा जो एडवर्टीजमेंट आई है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तबला में 2 है, और जियोलॉजी में है 6 पोस्ट। कैटेगरी वाइज उसमें ही आप देख लेना कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाएगा ये बताने में। और फिर बॉटनी में है 20 पोस्ट, जूलॉजी में है 20 पोस्ट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में है 4 पोस्ट, एंड फिजिकल एजुकेशन में है 23 पोस्ट, साइकोलॉजी में है 13 पोस्ट, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है 14, संस्कृत में है 6, इकोनॉमिक्स में है 10, हिंदी में है 34, हिस्ट्री में है 19, सोशियोलॉजी में है 17, एंड फिलॉसफी में है 5, ज्योग्राफी में है 20, पॉलिटिकल साइंस में है 16, मैथमेटिक्स में है 25, इंग्लिश में है 39, जो हमारा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है 39। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इंग्लिश में ही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में अच्छा स्कोप है। ठीक है, इंग्लिश में सीट्स बहुत आती है क्योंकि लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हर एक कॉलेज में हर एक बच्चा पढ़ता है, कंपलसरी भी है। अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है तो कंपलसरी अब हट गया है इंग्लिश, तो खैर वो अलग बात है। कॉमर्स में है 15 पोस्ट। ठीक है जी, तो ये 23 सब्जेक्ट्स है जिसमें पोस्ट आई है। ठीक है, इतनी पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना जब मैं टेलीग्राम पे ये भेजूंगा। ये अभी तक आपके पास शायद हो सकता है पहुंच भी गया होगा। ठीक है, तो अब जो मजे की बात ये है कि 14 जुलाई, ठीक है जी, 14 जुलाई तक ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। ठीक है, HPPSC की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ये आप फॉर्म्स भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है जी, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, वहां सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स इन्होंने मांगे हैं। तो 14 जुलाई तक जो है फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। और इन्होंने जो कहा है कि हम एग्जाम जो है जुलाई के 3rd वीक में करवा देंगे, तो यानी कि 2 वीक तो यहां पे खत्म हो गए, इसके बाद तीसरा वीक शुरू हो गया, यानी कि फॉर्म भरते ही तुरंत हो सकता है 8-10 दिन में ही आपके एग्जाम की डेट्स आ जाएं। ठीक है, जुलाई में इन्होंने कहा है, बहुत जल्दी में इस बार लग रहे हैं ये, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आपको बताया था कि 1 साल लग जाता है पूरी रिक्रूटमेंट में। मैं 2022 में जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ, HPPSC के ही माध्यम से। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस बार एक और जो इन्होंने बात लिखी है वो है जॉब ट्रेनी। तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, उसको इन्होंने जॉब ट्रेनिंग कर दिया है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ एक सीमित समय के लिए ही बनाया जाएगा। इसमें ऑब्वियसली आप रेगुलर होंगे, और जहां तक मुझे लगता है इसमें पूरी नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको रेगुलर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक
मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से आप जॉब ट्रेनी कहलाओगे 2 साल तक, और उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। जैसे साल में 2 बार होते हैं, एक मार्च में होते हैं और एक सितंबर में। मार्च के बाद जो लगेंगे वो सितंबर में पक्के होंगे, और सितंबर के बाद जो लगेंगे वो मार्च में रेगुलर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जॉब ट्रेनी माने जाओगे और आपको 35,000 फिक्स सैलरी मिलेगी जब तक आप जॉब ट्रेनी हो। ठीक है, 35,000। तो हमें तो 34,620 रुपीज मिलते थे, तो आपके तो 380 रुपया बढ़ा दिया इन्होंने, जहां तक मेरा मैथ्स है 380 या 280 जितना भी है। ठीक है, तो 380 रुपया आपका इन्होंने बढ़ा दिया, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 35,000 मिल रहा है जब तक आप जॉब ट्रेनी हो। उसके बाद जब आप रेगुलर हो जाओगे 2 साल बाद, है ना, तो फिर आपको प्रॉपर यूजीसी का स्केल जो है 7th पे स्केल के हिसाब से अभी हिमाचल में मिल रहा है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डीए थोड़ा पेंडिंग चला है अभी, लेकिन धीरे धीरे वो भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। वो मैंने आपको सैलरी भी पिछले वीडियो में बताई है कितनी मिलती है, कितना क्या हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो इस बार जो चेंजेस है वो यही है कि आपको जॉब ट्रेनी माना जाएगा, 35,000 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अभी सीबीएसई के इन्होंने टीचर्स रखे हैं, तो उनको इन्होंने एंगेजमेंट बेसिस पे रखा है 5 सालों के लिए, तो उनको 30,000 रुपया ये देंगे, लेकिन उनको 10 महीने की ही सैलरी मिलेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपको पूरे 12 महीने सैलरी मिलेगी, छुट्टियां हो चाहे ना हो, तो आपको 35,000 पूरा मिलेगा। और इसमें यह भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको एक सीमित पीरियड के लिए लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है बिल्कुल रेगुलर रिक्रूटमेंट्स ये है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और मैंने आपको पहले भी बताया है, बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हैं, आप जनरल में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। और कई स्टूडेंट्स का ये एप्लीकेंट्स का क्वेश्चन था कि अगर हमारा नेट जो है जनरल की मेरिट के हिसाब से क्वालिफाई नहीं है तो क्या हम एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल होंगे। आपके पास बस नेट या सेट होना चाहिए, चाहे वो कितने भी मार्क्स पे आपने क्वालिफाई किया है, आपको कंसीडर किया जाएगा इस जॉब के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये तो था एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपको बताई कि आपने मतलब किन किन सब्जेक्ट्स की पोस्ट निकली है, कितनी निकली है, कब तक फॉर्म भरने हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब मैंने पुरानी वीडियो में बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई है। ठीक है, और आप चाहते हो तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझा ही देता हूँ। जो जो चीज़ें उस वीडियो में छूट गई थी, वीडियो पूरी देखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आज आपके साथ। ठीक है, और पेपर 2 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्टिव के लिए, कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाँ जी, तो क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी। अब एक इसमें खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सर सेट का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, कब आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि पहले ये एडवर्टीजमेंट आ जाए और रिजल्ट ना आए और हम एलिजिबल हो ही ना पाए। सेट मतलब कि हिमाचल प्रदेश वाला सेट जो अभी हुआ है, ठीक है, जो बच्चों ने दिया है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप एचपी सेट क्वालिफाई करते हैं तो आप इसको देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसमें यह साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर एचपी सेट का रिजल्ट जो है 14 जुलाई के बाद आता है, यानी कि इसकी जो फाइनल फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद एचपी सेट का रिजल्ट आता है, तो आप लोगों के लिए अलग से एक विंडो ओपन होगी वेबसाइट पे, आप अलग से उसमें एक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनका एचपी सेट क्वालिफाई होता है और भले ही रिजल्ट 14 जुलाई के बाद आता है, तो आप लोगों के लिए अलग से विंडो ओपन होगी वेबसाइट पे और आप फॉर्म भर सकते हो अगर आप एचपी सेट क्वालिफाई करते हो लास्ट डेट के बाद भी। ठीक है, समझ गए बात? तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अभी सेट क्वालिफाई करते और ये फॉर्म की डेट क्लोज हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। और इसके इस चीज से ये भी संकेत मिलते हैं कि एचपी सेट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि 14 जुलाई से पहले ही ये रिजल्ट दे दें ताकि दोबारा से स्यापा ना करना पड़े। ठीक है, तो स्यापा ही होता है ये बार बार, मतलब कि ये ओपन करना ये वगैरह वगैरह। तो ये कोशिश करेंगे कि 14 जुलाई से पहले ही रिजल्ट दे दे, नहीं तो कहाँ 5-6-7 महीनों में एचपी सेट का रिजल्ट आया करता था, तो अब जल्दी आ जाएगा। कहने का मतलब जब अब सिंपल सी बात है, 3rd वीक में तो इन्होंने एग्जाम भी करवाना है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि उससे पहले ही ये एचपी सेट का रिजल्ट भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता देता हूँ और कुछ और बातें। मान लो आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, किसी भी डिपार्टमेंट के आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, आप वहाँ पे जॉब करते हो, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो बाय बीइंग इन द जॉब, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने एम्प्लॉयर से, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी है
वहां से आपको एक एनओसी सबमिट करना पड़ेगा। और मान लो आपने एनओसी नहीं दिया और बाद में आपका एम्प्लॉयर इनको फोन करके बोलता है कि भाई ये बंदा आपके पास इंटरव्यू देने आया है और इसको हमने अलाउ नहीं किया, तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है। वही 10th +2 कॉलेज का जो बीए का जो डिग्रीज है वो सब लगेगा, जो हमेशा लगता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, वैसे तो कोई वेटेज है नहीं उसका। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। और बोनाफाइड ऑफ एचपी, ठीक है जी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं और जो कैटेगरी है खासकर, ठीक है, उनको बोनाफाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हिमाचल के हो तो ही आपको कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हो, हिमाचल से बाहर के हो तो आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर कोई वैलिड बीपीएल सर्टिफिकेट आपके पास हो काउंटर साइंड बाय बीडीओ। ये क्लियर बात है उन्होंने उसमें कही। और साथ में नॉन एसटी एससी ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको ये एक सर्टिफिकेट ये कि हम किसी भी एससी एसटी ओबीसी को बिलोंग नहीं करते हैं। और दूसरा आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल वालों के मजे है, मतलब ज़्यादा पंगा कुछ नहीं है सर्टिफिकेट वगैरह का, सीधा बस अप्लाई करना है, कोई फालतू का काम नहीं। हाँ, जो हिमाचल के उनको बोनाफाइड तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो एक्स सर्विस मैन जो है उनको अगर अप्लाई करना है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन के लिए भी इसमें सीट्स हैं। तो इंग्लिश की अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के ज़्यादातर बच्चे देख रहे होते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इंग्लिश में एक्चुअल में किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो अनरिजर्व के लिए 16 पोस्ट है, यानी कि 16। हमारे टाइम में 19 थी, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 सीटों का फर्क है, कोई बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। और अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 1 सीट है। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 4 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड हियरिंग इंपेयर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश में कोई अगर है तो उसके लिए 1 सीट है। एससी जो है हिमाचल के शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 5 सीटें हैं। और ऐसे एससी जो हिमाचल के हैं लेकिन एक्स सर्विसमैन भी हैं हिमाचल के ही, तो उनके लिए 1 सीट है। शेड्यूल ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश की, उनके लिए 3 सीटें हैं। और ओबीसी जो है हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए 2 सीटें हैं। और ओबीसी जो हिमाचल के हैं और WFF इसमें लिखा है, इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए 1 सीट है। ओबीसी हिमाचल प्रदेश जो एक्स सर्विसमैन भी है उनके लिए 1 सीट है। और ईडब्ल्यूएस जो है एचपी के, उनके लिए 4 सीटें हैं। तो इस तरह ये टोटल हो गई 39 सीटें। इंग्लिश सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं जो हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो एक्स सर्विस का मैंने बता दिया क्या क्या आपको। हाँ, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर सर्विस बुक देनी पड़ेगी जो उसमें लिखा है, एंड एनओसी भी देनी पड़ेगी डेट ऑफ रिटायरमेंट से, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर आपकी एमए है, ऑब्वियसली होगी, अप्लाई कर रहे हो प्रोफेसर बनने के लिए, एमए तो होगी। तो जो आपकी एमए है उसमें 55% आपका मिनिमम होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो। अनरिजर्व्ड, इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी देन यू मस्ट स्कोर 55% इन योर मास्टर्स, ठीक है जी। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन वगैरह जो कुछ भी है, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनका 50% भी चलेगा, ठीक है जी। कैटेगरी सी लिख दिया मैंने, कोई भी कैटेगरी से आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, आरसी लिख देता हूँ, रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 50% अगर आपके एमए में है तो चलेगा। अब इसमें एक और एग्जेम्पशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। ऐसे हो सकते हैं कई लोग हों इसमें, तो ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, ऐसे लोग दोज हु हैव पीएचडी डिग्री या फिर हु आर पीएचडी होल्डर्स, और उन्होंने अपनी जो मास्टर्स है वो 1991 से पहले की है। ऐसे लोग जो पीएचडी होल्डर्स है और उन्होंने एमए 1991 से पहले की है, तो उनके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन है तो एमए में, ठीक है। क्योंकि पहले मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, अब जो है थोड़ा सा मार्किंग जो है थोड़ी खुली होती है, लेकिन पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी, कम मार्क्स आते, तो इसलिए शायद ये रिलैक्सेशन दी गई होगी। तो हो सकता है ऐसे भी कोई लोग हो इसमें, तो इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट सी चीज़ लगी तो बता दिया। हाँ, अब अगर आपका कोई ग्रेडिंग सिस्टम है, एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है
7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसमें ग्रेड दिए होते हैं, तो उसमें जो है बी ग्रेड को ये लोग 55% मानेंगे। बी या उससे ऊपर के ग्रेड के आप हो तो आपको माना जाएगा, बी से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी ग्रेड को 55% माना जाएगा। मान गए बात। अब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो नेट या फिर सेट है, ठीक है जी। या तो आपके पास नेट हो या फिर एचपी सेट हो, ठीक है। इधर एचपी सेट और यूजीसी नेट, है ना, क्वालिफाई होना चाहिए आपका अगर इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो एक जो बात मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी वो ये बताई थी कि अगर आपके पास पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बारीकी वाली बात और है। उसका जो रूल है, मैंने कह दिया था कि जिसके पास भी पीएचडी है चाहे वो कभी भी किया आपने, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पशन सुन लो पीएचडी वाली, ध्यान से सुनना। ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी या एमफिल किया है, इसमें एमफिल भी है, ध्यान से सुनना। ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी या एमफिल किया है और उनकी एडमिशन 11 जुलाई 2009 से पहले की है, दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड या फिर हु हैव डन देयर पीएचडी और एमफिल डिग्री एंड दे वर एडमिटेड बिफोर 11 जुलाई 2009 आर एलिजिबल टू appear in this particular exam without qualifying UGC नेट और सेट। क्या समझे? अब हिंदी में बताता हूं, इंग्लिश में इसलिए बताया, कई लोग हिंदी नहीं समझते, तो हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग इंग्लिश नहीं समझते। समझते सब है पर समझ नहीं आ पाती, जल्दी जल्दी घुसती नहीं दिमाग में, ठीक है। तो हम लोगों में ये है दिक्कत, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है वो इंग्लिश जल्दी समझेगा, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो हिंदी जल्दी समझेगा। खैर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे लोग जिनके पास पीएचडी भी है या फिर उन्होंने एमफिल कर रखी है, लेकिन कब कर रखी है, उनकी जो पीएचडी या एमफिल की एडमिशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है कि इन लोगों को नेट या फिर सेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट नेट या सेट ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी या एमफिल की है 11 जुलाई 2009 से पहले उनकी पीएचडी या एमफिल में एडमिशन है, वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग नेट और सेट। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, आपकी जो पीएचडी या एमफिल हुआ है या फिर खासकर पीएचडी जो हुआ है उसमें क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, ये चीजें सुन लो। पहली चीज, आपकी पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, प्राइवेट या ऐसी कोई पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने आपकी जो थीसिस है उसको पढ़ा है, वेरीफाई किया है। तीसरा, आपका ओपन वाइवा हुआ होना चाहिए, ओपन यानी कि जिसमें बाकी लोग भी बैठे हैं, बाकी स्कॉलर्स भी बैठे हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और आपके 2 जो रिसर्च पेपर्स है वो पब्लिश होने चाहिए जो कि रिलेटेड टू योर पीएचडी टॉपिक ही होना चाहिए, जिसमें से एक रेफरीड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। रेफरीड जर्नल का मतलब है पीयर रिव्यूड जर्नल, आसान है, हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और 2 प्रेजेंटेशंस आपकी होनी चाहिए पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड ही, ऐसे सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जो आपकी पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड थे और उसमें आपने 2 रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया, ठीक है। 2 प्रेजेंटेशन आपकी होना जरूरी है पीएचडी टॉपिक से रिलेटेड, और इसको कौन सर्टिफाई करेगा, या तो आपकी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या फिर प्रो वाइस चांसलर या फिर डीन, ठीक है। इन 3 में से कोई भी आदमी ये सर्टिफाई करे कि इट इज सर्टिफाइड दैट फलाना राम has presented 2 research papers in Flana seminar and conference related to Flana topic, ठीक है जी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान देना। और 2009 के बाद जिनकी पीएचडी या एमफिल है उनको नेट और सेट अनिवार्य है, नेट या सेट कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 2009 से पहले जिनकी एडमिशन हुई है, भले ही आपने पीएचडी 2017 में की, 2020 में की, 2025 में की, लेकिन आपकी एडमिशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले की होनी चाहिए। और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए जो रिसर्च पेपर वाले जो मैंने आपको जितने क्राइटेरिया बताए, ठीक है, समझ गए बात। अब एक और चीज आपको मैं बताने वाला हूं जो मैंने भी पहली बार सुनी है। जिन लोगों का सेट, अब वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, ठीक है, जिन लोगों का सेट 1 जून 2002 से पहले का है, those people who have qualified their set exam before 1 June 2002 are eligible
to become assistant professor or to apply for the post of assistant professor in all over India. क्या समझे? वही जो मैंने बोला वही समझोगे। ऐसे लोग जिन्होंने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है 1 जून 2002 से पहले, वो पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। और जिन लोगों ने इसके बाद दिया है, इसके बाद क्वालिफाई किया है, वो लोग उसी स्टेट में एलिजिबल होंगे जिस स्टेट का उन्होंने सेट क्वालिफाई किया है। समझ गए इतनी सी बात? तो अगर कोई आप में से ऐसा है जिसने इस डेट से पहले सेट क्वालिफाई किया है, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जिसने भी सेट क्वालिफाई किया है तो वो हिमाचल का सेट होना चाहिए, तभी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसी स्टेट का सेट क्वालिफाई होना चाहिए जिस स्टेट में आप अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत क्वेश्चन आया मुझे ये, लेकिन वही बात है, बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते। आप पूरी वीडियो देखो, नीचे कमेंट तभी करना जब पूरी वीडियो देख लो। एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 45 साल का है जी। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 इस जॉब के लिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है 5 साल की। किसको? ऑब्वियसली हमेशा की तरह जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है, SC, ST, OBC, EWS, आपका एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एवरीथिंग 5 साल की, यानी कि आप, लेकिन सिर्फ अपर एज लिमिट में। ऐसा नहीं है कि 18 से यहाँ 10 साल कर देंगे, या 18 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 13। हाँ, मैथ्स बड़ा वीक है मेरा, 13 ही बचते हैं, उंगली पे गिनना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि 13 साल के बच्चे को प्रोफेसर बना देंगे। तो इसीलिए अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया कि ठीक है, बुजुर्ग आदमी चलेगा, उसको नॉलेज एक्सपीरियंस, लेकिन बच्चा नहीं चलेगा 18 साल से कम का। ठीक है, तो 50 जो साल तक के इंसान जो रिजर्व कैटेगरी से है, वो इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, 50 साल भी कोई बुरी बात नहीं है। 50 साल में भी आप प्रोफेसर बनते हो तो 8 साल की जॉब आपकी रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, और ये जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2026 तक, आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान दें। ठीक है, अब बात आती है, बता दिया ना, समझ गए ना ये बात? आप अभी बोल नहीं सकते ना, अब इसलिए मेरे को दोबारा समझाना पड़ता है कि बाई चांस आप ना समझे हो। तो अनरिजर्व कैटेगरी लिख देता हूं और यहाँ RC लिख देता हूं, रिजर्व कैटेगरी। तो 18 से 45 साल की है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 45 अनरिजर्व के लिए, और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम सिटी की हम बात करें तो एग्जाम सिटी ऑब्वियसली शिमला ही होगा। इसी बहाने आपको शिमला घूमने का मौका मिल जाएगा, ऐसी टोपियाँ देखने का मौका मिल जाएगा। खरीद के भी ले जा सकते हैं, एक टोपी आप पहन सकते हैं, बढ़िया। मैंने काफ़ी देखा है बाहर के लोग, जो कई हमारे हॉस्टल्स में भी थे, तो वो ये टोपी पहन के घूम रहे होते थे। तो एक अच्छा फील होता है इसको पहनकर, और किसी भी दूसरी जगह जाके वहाँ के कल्चर को जब आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें जाते हैं, उसको आप जीते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो शिमला आने का आपको मौका मिलेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। 1-2 दिन के लिए रुक के जाना, थोड़ा घूम फिर के जाना। शिमला में आप कुफरी जा सकते हो, और आगे मशोबरा जा सकते हो, नालदेहरा जा सकते हो, और शिमला में भी घूमने के लिए रिज है, और संकट मोचन है, और आपका क्या कहते हैं उसे, हनुमान जी का मंदिर है। तो काफ़ी कुछ है। वापिस आते हैं टॉपिक पे। थक गए होंगे, मैंने सोचा बीच में थोड़ा इधर उधर की बातें कर लूँ। मैं भी थक गया एक्चुअली, बोल बोल के ना थोड़ा थकावट हो जाती है। तो शिमला में ही आपका एग्ज़ाम होगा, शिमला में ही सेंटर होगा एग्ज़ाम का। और एक खास बात, आपकी जो फीस है 600 रुपीज लगेगी जी सबकी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ये बहुत नई बात है। पहले क्या होता था, अनरिजर्व की 600, रिजर्व की 200, 150, 250, है ना। अब ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश की है। सभी लोगों को 600 रुपये फीस देनी होगी, 600 फीस फॉर ऑल कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज। ठीक है, बी इट अनरिजर्व्ड और रिजर्व कैटेगरी, यू विल हैव टू पे 600 रुपीज। ठीक है, तो फिलहाल तो जी इतना ही है ना। तो फिलहाल जो कुछ भी मैंने बातें इस वीडियो में बताई, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे उसकी नॉलेज होगी तो रिप्लाई करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो
यही मैंने इस वीडियो में बताना था कि एचपीपीएससी की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। एग्जाम 1 महीने बाद होने वाला है, यानी कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में। लास्ट डेट 14th जुलाई है फॉर्म को फिल करने की। और सारा मैंने एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर पहले वाली वीडियो में बता दिया है। लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी उसको भी देख लेना। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखना उसमें बहुत बारीकी में मैंने चीजें बताई है। इसमें सिर्फ वही बातें बताई है मैंने जो उसमें रह गई थी बताने को अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप हो तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं यूजीसी नेट के लिए, वही नोट्स आपको इसमें भी काम आएंगे। अगर आपको चाहिए तो लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहां जाएं, जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसका लिंक अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करिए, उसको देखें, समझें और लें उन नोट्स को। जो भी प्रोसीजर है उसका वो उसमें लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है नोट्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और पेपर 1 का मुझे इतना आइडिया नहीं, पेपर 2 पे मैं जरूर सब्जेक्टिव वाला जो इंग्लिश लिटरेचर का है उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप एचपी सेट या फिर नेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो मेरे नोट्स अवेलेबल है। बहुत एक्सपीरियंस पे 6 बार नेट क्वालिफाई किया है मैंने, और एचपी सेट भी 4th रैंक के साथ क्वालिफाई किया था 2019 में। तो एमए का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। बाकी तो अभी जॉब में हूँ, ठीक है। अपने मुंह से ज़्यादा तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को आदत होती है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट हो कि हाँ ठीक है ये बंदा, ऐसा नहीं कि टी शर्ट पे दाना लिखा हुआ है तो ये दाना ही है। दाना नहीं हूँ मैं, पेड़ बन गया हूँ, ठीक है। तो ये टी शर्ट मैंने बनाई थी, एक रैप लॉन्च किया था मैंने, मतलब रैप मैंने लिखा भी था और गाया भी था, उसके लिए टी शर्ट बनवाई थी मैंने। उस टाइम पे यो 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 टाइप का था मैं, ठीक है। तो एज भी कम थी, अब तो थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है। तो उस टाइम की टी शर्ट है, तो मैंने आज पहनी। मैं कहा यार बड़ी मेहनत से उस टाइम वीडियो शूट किया था मैंने, वो थोड़ा रैप है पर थोड़ा गंदा सा है, तो देखने को आप देख सकते हैं। पर मैं अगर देखना होगा तो मुझे बता देना टेलीग्राम पे, मैं लिंक भेज दूंगा। इतना गंदा नहीं है, मतलब एक शब्द गंदा है उसमें, सिर्फ वो भी ऐसा गंदा नहीं, नेचुरल सा शब्द है। खैर ठीक है। दाना मल्टीटास्कर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन फॉलो मी देयर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, अंडरग्राउंड हो जाओ, दिन रात एक कर दो। यू हैव ओनली 1 month एंड 1 month इज नथिंग फॉर द सिलेबस दैट दे हैव गिवन, पर्टिकुलरली ऑफ पेपर 1 एचपीजी के, करंट अफेयर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब से पढ़ा था मैंने, तो इंटरनेट से ही पढ़ा था मैं। उसके लिए अगर मेरे को कुछ बुक्स पता लगेगी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो ठीक है, फिर यही था आज की वीडियो में। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो, खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो, ठीक है जी। ओके बाय।